बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.8 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं मैथ क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है, इनकी हमने तजज़ी करनी है और उसके लिए जो मेथड हमें बताया गया है यूज करने के लिए वो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, तो देखें अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी तजज़ी करनी है और उसके लिए हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को यूज करना है। देखें अब पार्ट 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी 2.7 वहां पर सीख के आए थे कि आप किसी भी एक्सप्रेशन की अगर फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन की आप तजज़ी बनाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं हमने देखना होता है कि क्या उन सारी टर्म में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर 3 टर्म है और इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि सारी टर्म में कॉमन आ रही हो, सब टर्म में मुश्तरक हो। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो जाता है। फिर हम दो पेयर्स का जोड़ा बना के उनमें कॉमन निकालते थे। अब यहाँ पर दो पेयर का जोड़ा भी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है। ठीक है, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, 2 हिस्सों में इसको तकसीम करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल 4 टर्म हो जाएंगी। ठीक है, 2 ये हमारी साइड वाली टर्म हो गई और 2 हम ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको ब्रेक करेंगे, वो टर्म हो जाएंगी। तो हमारे पास 4 टर्म हो जाएंगी। तो फिर हम दो टर्म को मिला के जोड़ा बना लेंगे, दो टर्म का मिला के हम पेयर बना लेंगे और उनमें से हम फिर कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन सेम जिस तरह के एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 था उस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहते हैं कि इसमें जो दरमियान वाली टर्म होती है, जो मिडिल टर्म होती है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखें हम इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जब ऐसी एक्सप्रेशन दी जाए तो आपने इस एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म है और जो तीसरी टर्म है, इन टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है या कोएफिशिएंट वैल्यूज आ रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो देखें अब ये जो पहली टर्म है इसमें कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट वैल्यू कौन सी होती है जो कि यहाँ वेरिएबल के साथ यहाँ पर लिखी जाती है, जैसे कि ये 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर इस x के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, या आप उसको कह सकते हैं कि +1 है, क्योंकि जब किसी टर्म के साथ साइन नहीं लिखा होता तो हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है और यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू 24 है या +24 भी आप इसको कह सकते हैं। तो हम ये 1 और 24 को पहले स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए पहला स्टेप होता है। तो देखें आप +1 और +24 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको +24 मिलेगा। ठीक है, अब आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये +24 मिले, और अगर उन 2 नंबर्स को आपस में आप ऐड करें, उनको सम करें तो आपको -10 मिलना चाहिए। ये जो मिडिल टर्म के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, हमें ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए अगर उन 2 टर्म्स को आपस में हम ऐड करें। ठीक है, तो देखें अब ये मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं, हमें इस तरह रफ वर्क करना पड़ेगा। ये हमारा रफ वर्क है, हमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन से ट्राई करना पड़ेगा। तो देखें अब ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो हो सकती हैं, सबसे पहले अगर आप 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 24 मिलता है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला नंबर है, ये आपको मिल जाता है। लेकिन 1 और 24 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, आपको ये -10 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आप नेक्स्ट कम्बिनेशन ट्राई करें, 2 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको 24 मिल जाता है, लेकिन 2 और 12 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ये 10 नहीं मिलेगा, -10 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 24 मिलता है, लेकिन इनको जब आप ऐड करेंगे तो 3 + 8 11 हो जाएगा, हमें -10 चाहिए। ठीक है, इसी तरह 6 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको +24 मिलेगा, और इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको +10 मिलेगा, हमें -10 चाहिए। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि -6 और -4 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +24 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाला नंबर मिल गया, और -6 और -4 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको -10 मिलेगा। देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये मैंने -6 प्लस -4, यानी कि -6 और -4 को ऐड करें तो ये तो आ जाएगा -6, और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएंगे तो ये -4 आ जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनको आप ऐड कर दें और साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है।
तो जब हमने -6 और -4 को ऐड किया तो हमें -10 मिला, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें +24 मिलता है। यानी कि हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। हमें दो ऐसे नंबर मिल गए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो +24 मिल रहा है, जिनको आपस में ऐड करें तो -10, यानी कि ये जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली हमें मिल रही है। तो हम ये जो दो नंबर हमें मिले हैं, इन दो नंबर्स में इस मिडिल टर्म को अब ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके दो हिस्से बना लेते हैं। तो देखें, जब हम इसके हिस्से बनाएंगे या इसको ब्रेक करेंगे, तो ये मैंने पहले तो ये एक्स की पहली वाली टर्म लिखी, उसके बाद ये मैंने -6 लिखा और उसके साथ एक्स लिख दिया, और नेक्स्ट मैंने ये वाला -4 लिखा और उसके साथ मैंने x लिख दिया। तो ये -6x और -4x में हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। इसके हमने दो पार्ट बना लिए। अब देखें, ये जो दो टर्म हमने बनाई है, इनको अगर आपस में ऐड करें तो वापस आपको -10x ही मिलेगा। इसलिए इस तरह लिखना या इसको दो पार्ट्स में लिखना एक ही बात है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला प्लस साइन मैंने पुट किया और ये 24 मैंने लिख दिया। तो अब हमने ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी, इसमें जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक कर लिया हमने, इस एक्सप्रेशन की 4 टर्म बना ली। अब हम इसके जोड़े या पेयर बना सकते हैं। अब सेम जिस तरह के हमारा एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल उस तरह क्वेश्चन बन गया है। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखें, पहले ये जो दो टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बनाते हैं और इनमें से हम कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो देखें, इनमें कॉमन वैल्यू कौन सी है? एक्स वेरिएबल दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। अब x को जब आप कॉमन लेंगे तो x2 में से x को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया और 6x में से x कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब ये जो दो आखिरी टर्म है इनका पेयर बनाएं, इनका जोड़ा बनाएं और इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करें। तो देखें, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 4 है, क्योंकि 4 से ये वाली वैल्यू भी डिवाइड हो सकती है और ये 24 भी डिवाइड हो सकता है। तो मैंने ये कॉमन फैक्टर लिखा 4। अब 4x में कॉमन लेंगे तो आपके पास पीछे x रह जाएगा, क्योंकि 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 1 हम यहाँ पर यूजुअली वेरिएबल के साथ नहीं लिखते होते। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस साइन था, इसको मैंने माइनस साइन कर दिया। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 2 में हर पार्ट में बार बार एक्सप्लेन किया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो फिर जो साइन हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है उस साइन को हम चेंज कर लेते हैं। अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस का साइन होगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन था, इसको मैंने माइनस के साइन के साथ चेंज कर दिया। और उसके बाद 24 पे 4 डिवाइड होता है 6 टाइम। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। देखिए, अब इसकी दो टर्म बन गई हैं और इन दोनों टर्म में x-6 कॉमन आ रहा है, तो हम x-6 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, क्योंकि ये कॉमन वैल्यू है। तो ये मैंने x-6 लिख दिया, पीछे ये x और -4 रह गए थे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह ये जो एक्सप्रेशन दी गई थी इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व किया। हमने इसकी जो दरमियान वाली या मिडिल टर्म थी इसको ब्रेक किया दो टर्म में, फिर हमने इसके जोड़े बनाए और जो हमने जोड़े या पेयर्स बनाए थे उसमें से हमने कॉमन वैल्यूज लेके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस तरह रफ वर्क करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी बनानी है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब आपको मैंने एक्सरसाइज 2.7 में बताया था कि फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए उसकी सारी टर्म में देखें कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि हर टर्म में कॉमन आ रही हो, मुश्तरका आ रही हो। तो हम उस वैल्यू को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इन तीनों टर्म में कॉमन आ रही हो। तो उसके बाद हम दूसरा स्टेप करते होते हैं, हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उन जोड़ों में कॉमन फैक्टर मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें 3 टर्म्स हैं, तो अब यहाँ पर हम दो टर्म्स के जोड़े भी नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो दरमियान वाली टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसके हमें 2 हिस्से बनाने पड़ेंगे। तो जब हम इस टर्म के 2 हिस्से बना लेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म हो जाएंगी? 4 टर्म हो जाएंगी, क्योंकि ये पहली और तीसरी टर्म और दरमियान वाली जो टर्म है उसके 2 टर्म बन जाएंगी, तो टोटल 4 टर्म हो जाएंगी। तो फिर हम उन 4 टर्म में से दो टर्म के जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर हम मालूम कर लेंगे। इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें ये जो दरमियान वाली टर्म होती है इसको ब्रेक कर दिया जाता है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। तो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए पहला स्टेप ये करना होता है आपने कि जब आपको इस एक्सप्रेशन दी जाए तो आपने जो पहली वाली टर्म है और जो तीसरी वाली टर्म है इनमें अगर कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है या कोएफिशिएंट वैल्यूज आ रही हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप ये होता है। तो देखें, मैं ये पहला स्टेप यहाँ पर करूंगा। तो अब देखें, यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो पहली टर्म है इसमें कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है? वेरिएबल के साथ यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है उसको कोएफिशिएंट की वैल्यू कहा जाता है।
यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो जब भी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी नहीं होती तो हम जानते हैं कि वहां पर वैल्यू 1 होती है कोएफिशिएंट की। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो ये आप 1 को मल्टीप्लाई कर लें, ये जो तीसरी टर्म है यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू है -40, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए मैंने लिखा +1 इंटू -40, ये 1 को मैंने +1 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि जब भी वेरिएबल या किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं होता, ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। और यहाँ पर माइनस का साइन था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 40 के साथ माइनस का साइन पुट कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी। अब +1 और -40 को मल्टीप्लाई करें तो आपको -40 मिलता है। अब नेक्स्ट आपको दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं, आपको दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये -40 मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें तो ये जो 3 है, ये जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू +3 आ रही है, हमें +3 मिलना चाहिए। ठीक है, दो ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -40 मिले और जिनको आपस में ऐड करें तो हमें +3 मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये हमारा रफ वर्क है, आपको इस तरह रफ एरिया बनाना पड़ेगा और वहां पर थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखिए आप मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -40 मिलेगा। देखिए अब 1 को अगर -40 से मल्टीप्लाई करें तो -40 मिलता है, यानी कि ये वाला नंबर तो हमें मिल जाता है। लेकिन इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे, इनको सम करेंगे तो आपको +3 नहीं मिलेगा। इसी तरह अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 2 और -20 को मल्टीप्लाई करें तो आपको -40 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है। लेकिन अगर इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो आपको +3 नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट ये जो दो नंबर है -5 और +8, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको -40 मिलता है, क्योंकि माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया जब किसी नंबर या वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएंगे और 5 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा। तो हमें ये वाला नंबर जो है -40 मिल जाता है। और अगर आप -5 और +8 को ऐड करेंगे तो आपको ये जो +3 है ये वाला नंबर मिल जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने लिखा -5 प्लस इसके साथ फिर मैंने ऐड कर दिया ये 8 को, यानी ये दोनों नंबर में ऐड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा +8। तो अब आप +8 में से 5 को माइनस करें तो आपको +3 मिल जाता है, यानी कि ये जो मिडिल टर्म की कोफिशिएंट की वैल्यू है ये हमें मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर है -5 और +8, ये वो दो नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -40 मिलता है और जिनको आपस में ऐड करें तो हमें ये +3 ये वाली वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये दरमियान वाली टर्म है, इसको हम -5 और +8 में तकसीम कर लेते हैं, इसके दो हिस्से हम बनाते हैं। देखें मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। अब ये पहले तो मैंने ये वाला जो x2 था ये वाला लिख दिया, उसके बाद ये वाला जो -5 है ये मैंने लिखा और इसके साथ ये वाला x लिख दिया, उसके बाद मैंने ये जो +8 है ये यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने x लिख दिया। तो इस तरह ये जो मिडिल टर्म थी इसको मैंने दो टर्म में ब्रेक कर लिया, दो टर्म में इसको तकसीम कर लिया। अब ये जो दो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हैं इनको अगर आप वापस ऐड करें तो आपको +3x ही मिलेगा। इसका मतलब है इस तरह लिखना या इस तरह लिखना एक ही बात है। ठीक हो गया, और उसके बाद ये -40 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखें आपके पास 4 टर्म बन गई हैं, तो अब आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना लें और उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर लें, यानी कि अब आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल उस तरह बन गया। ठीक है, तो अब देखें पहले ये जो दो टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बनाते हैं और इनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये जो वेरिएबल x है यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम ये वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। अब x को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x2 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे x आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया, और 5x में से x को कॉमन लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये दो टर्म है इनका आप पेयर या जोड़ा बना लें और इनमें से कॉमन फैक्टर देखें कौन सा है, और इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो 8 होगा, क्योंकि 8 यहाँ पर ये वाला जो 8 है इसको भी डिवाइड करता है और इस 40 को भी डिवाइड करता है। तो ये मैंने 8 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लिया। अब 8 को 8x में से कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पर x मिलेगा, और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया, और 40 में से 8 को कॉमन लेंगे यानी कि 8 को आप 40 पे डिवाइड करें तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने ये जो दूसरा वाला पेयर था उससे भी हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिख लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसके दो पार्ट है, इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, और इन दोनों टर्म में ये जो x -5 है ये वाली वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है यहाँ पर भी आ रही है, तो ये फिर कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब हम इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, तो देखें ये मैंने लिख लिया x -5, ये मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया, पीछे ये वाला x और +8 रह जाते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने इस एक्सप्रेशन की जो दरमियान वाली टर्म थी पहले उसको ब्रेक किया, उसके दो हिस्से बनाए, फिर हमारे पास 4 टर्म हो गई थी, तो 4 टर्म में हमने दो टर्म्स के जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम किया और फिर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है,
तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। आपको जिस तरह पार्ट 1 इन्होंने बताया था कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको इस तरह रफ एरिया में थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन के लिए हमें कहा गया है कि हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड जो है ये वाला हमने यूज करना है। तो देखें, आपको मैंने एक्सरसाइज 2.7 में बताया था कि जब भी आपने इस तरह किसी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी हो तो पहला स्टेप हमारा ये होता है, हम ये देखते होते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सारी टर्म्स में कॉमन आ रही हो, जो कि सारी टर्म में मुश्तरका वैल्यू हो। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि हर टर्म में कॉमन आ रही हो। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो अब चूंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि सारी टर्म में कॉमन आ रही हो, तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर जाते होते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि हम जो एक्सप्रेशन हमें दी जाती है उसमें हम दो दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना लेते हैं और उन पेयर में से हम कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर हम पेयर या जोड़े भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पर फिर हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो मिडिल वाली टर्म है, ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसके 2 हिस्से बनाने पड़ेंगे। इसके जब आप 2 हिस्से बना लेंगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर आप दो दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन सेम जिस तरह की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह बन जाता है, तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है। इसमें ये जो दरमियान वाली टर्म होती है, ये जो मिडिल टर्म होती है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इसमें जो ये पहली वाली टर्म होती है और ये जो तीसरी वाली टर्म होती है, इनमें जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ रही होती हैं उनको आपने सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, ये हमारा रफ वर्क है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीप्लाई करके। देखें, अब ये जो हमारे पास पहली वाली टर्म है, यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये मैंने लिख दिया +4। ठीक है, यहाँ पर मैंने +r डाल दिया क्योंकि किसी भी टर्म या किसी भी वैल्यू के साथ जब कोई साइन नहीं लिखा होता प्लस माइनस में से, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर +4 लिख दिया। इसी तरह ये आप तीसरी टर्म देखें, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है +3, तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया +3 से। तो ये +4 और +3 को मल्टीप्लाई करें तो आपको +12 मिलेगा। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि आपने पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म में जो कोएफिशिएंट या कांस्टेंट की वैल्यूज होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये हमें +12 मिला। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपको 2 ऐसे नंबर तलाश करने हैं, 2 ऐसे नंबर आपको चाहिए जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको +12 मिले, और जिनको आपस में आप ऐड करें, जिनको आपस में आप सम करें तो आपको +8, यानी कि ये जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूं कि 2 ऐसे नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो +12 मिले और जिनको आपस में ऐड करें तो +8 मिले, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये हमारा रफ वर्क है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। अब मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपको +12 मिले। देखें, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 या +12 मिलेगा। लेकिन इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, जो कि +8 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 मिलेगा, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये मिल जाता है। लेकिन अगर इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको +8 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 2 नंबर है 2 और 6, इसको मल्टीप्लाई करें तो +12 ये वाला नंबर मिल जाता है, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। और अगर इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करें, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इनको जब ऐड करेंगे 2 और 6 को ऐड करेंगे तो आपको +8 मिलेगा, यानी कि ये वाला नंबर भी हमें मिल जाता है, हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाती है। तो ये 2 वो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो +12 मिलता है, जिनको ऐड करें तो +8 हमें मिलता है। तो हम ये करेंगे कि अब ये जो मिडिल टर्म है इसको हम इन 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे, इन 2 नंबर्स में तकसीम कर लेंगे। ठीक है, तो देखें जब हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह। देखिए, ये 4x2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये वाला +2 मैंने यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने x लिख दिया, उसके बाद ये वाला +6 मैंने यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने x लिख दिया। इस तरह ये जो मिडिल टर्म है 8x, इसको मैंने 2 टर्म्स में तकसीम कर दिया या 2 टर्म में ब्रेक कर लिया। अब ये जो 2 टर्म है इनको अगर आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 8x ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक हो गया, और पीछे ये +3 रह गया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें अब 4 टर्म आ गई हैं, तो अब हम 2 टर्म का पेयर या जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है,
और उनमें हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन सेम जिस तरह की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 था उस तरह बन गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, पहले ये जो दो टर्म है इनका पेयर बनाते हैं, इनका जोड़ा बना के इनमें से कॉमन फैक्टर अगर हम मालूम करें तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए पहले अगर ये जो कोफिशिएंट की वैल्यूज है इनको देखें, इनमें कॉमन फैक्टर अगर हम मालूम करना चाहें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज है या ये जो नंबर्स है इनके लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल x जो है यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल x कॉमन फैक्टर होगा, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया। तो इस तरह ये 2x जो है कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों टर्म में। अब देखें इनको जब आप कॉमन लेंगे, 2x को आप 4x2 में से कॉमन लेंगे तो 2 इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और x2 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आएगा। अब इस 2x में से 2x कॉमन लेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये जो दो टर्म है इनका पेयर बनाए, जोड़ा बनाए और इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम करें। तो देखें इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, क्योंकि 3 ये दोनों वैल्यू 6 और 3 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है जो कि यहाँ पर जो नंबर आ रहे होते हैं उन दोनों नंबर को डिवाइड उसको करना चाहिए। तो हम 3 को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। अब 3 इस 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम और साथ में ये x आ गया, और 3 इस 3 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। तो ये अब हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। हमने पहले वाले पेयर में 2x को कॉमन ले लिया और दूसरे वाले पेयर में 3 को कॉमन ले लिया। अब ये जो एक्सप्रेशन बनी है इसके देखिए इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, दो ऐसे हैं इसके, और दोनों टर्म में ये जो 2x + 1 है ये कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब हम 2x + 1 को कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू के तौर पे यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो देखें ये मैंने लिखा 2x + 1 यानी कि जो कॉमन फैक्टर था ये मैंने लिखा, पीछे ये 2x और +3 रह जाते हैं तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से तो हमें ये आंसर मिला। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में क्या करते होते हैं कि एक्सप्रेशन की जो मिडिल टर्म होती है, दरमियान वाली टर्म होती है, उसको 2 पार्ट में तकसीम करते हैं, उसके 2 हिस्से बनाते हैं, उसके बाद 2-2 पेयर्स का जोड़ा बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह रफ एरिया में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, आप जब इस तरह रफ एरिया में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को, तो फिर आप ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी करनी है, और उसके लिए हमने मेथड यूज करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, तो देखें अब इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी तजज़ी करनी है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.7 में बताया था कि जब हम इस तरह एक्सप्रेशन हमें दी जाए और उसकी हमें फैक्टराइजेशन करना पड़े तो पहला स्टेप हमारा ये होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो उन सारी टर्म में कॉमन आ रही हो या मुश्तरका आ रही हो। तो देखें ये 3 टर्म है, इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन आ रही हो। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। अब चूंकि कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है इन तीनों टर्म में, तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते होते हैं और हम ये करते हैं कि हम 2-2 टर्म के जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मसला ये है कि यहाँ पर 3 टर्म है, इसके जोड़े भी नहीं बन सकते, तो फिर अब हमें इसके लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। उसमें क्या करते हैं कि ये जो मिडिल में टर्म आती है, जो दरमियान वाली टर्म होती है, इसको ब्रेक कर लिया जाता है, इसके 2 हिस्से बना दिए जाते हैं। जब हम इस टर्म के 2 हिस्से बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म आ जाएंगी। तो फिर हम 2-2 टर्म के हम 2 पेयर या 2 जोड़े बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है सेम जिस तरह के एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 था उस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखें मैंने आपको पिछले तीनों पार्ट्स में बताया कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए पहला जो स्टेप है वो क्या करना है, आपने ये जो पहली वाली टर्म आ रही है और ये जो तीसरी वाली टर्म आ रही है, इनमें जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए अब ये पहला स्टेप हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारा रफ वर्क होगा। आपको इन क्वेश्चन के लिए रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल x के साथ कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट की वैल्यू जब लिखी हुई नहीं तो वेरिएबल के साथ, तो वहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, इस 1 को आप मल्टीप्लाई करें जो तीसरी टर्म में कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 10 के साथ। ठीक है, तो +1 और +10 को मल्टीप्लाई करें तो आपको +10 मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हमने पहला स्टेप कर लिया, यानी कि ये पहली टर्म और तीसरी टर्म में जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट की वैल्यूज थी उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें ये एक नंबर मिला +10। तो ये जो हमें नंबर मिला है, अब नेक्स्ट हमने 2 ऐसे नंबर मालूम करने हैं, 2 ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो +10 मिले और जिनको आपस में हम ऐड करें तो +7
यानी कि ये जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट वैल्यू है ये वाली वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो +10 मिले और जिनको आपस में ऐड करें तो +7 मिले। ठीक है, तो देखिए अब ये मुख्तलिफ नंबर ऐसे हो सकते हैं, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हो सकती हैं जिनको कि हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +10 मिले। अब ये हमारा रफ एरिया है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ नंबर्स के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो देखें, अब अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें +10 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है। लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें तो 11 हो जाएगा, लेकिन हमें तो +7 चाहिए। तो इसको फिर हम दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। हम ये दो नंबर देखते हैं, 2 और 5 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको +10 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए अगर इनको हम ऐड करते हैं 2 और 5 को ऐड करें तो +7 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। इसका मतलब है कि ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो +10 मिलता है और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो +7 मिलेगा। तो हम ये जो दो नंबर हैं, ये +2 और +5, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये जो मिडिल टर्म है इसके हम दो हिस्से बना लेते हैं, ये जो दो नंबर हमने मालूम किए हैं इन दो नंबर के साथ। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। पहला तो ये x2 मैंने लिख दिया। अब ये 7x को ब्रेक करें तो पहला ये मैंने +2 लिखा, इसके साथ मैंने x लिख दिया। उसके बाद मैंने ये +5 लिखा और इसके साथ मैंने x लिख दिया। इस तरह 7x को मैंने 2x और 5x में ब्रेक कर लिया। अब देखें, ये जो मैंने दो टर्म में इस 7x को ब्रेक किया है, इनको अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 7x ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, और पीछे ये +10 था, ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब देखें, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें अब 4 टर्म आ गई हैं। तो अब हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो दो पहली टर्म है इनका पेयर बनाते हैं और इनमें हम कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें, इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है, वेरिएबल x यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो ये वेरिएबल x को मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया। अब x को जब आप कॉमन फैक्टर लेंगे x2 में से तो पीछे x रह जाएगा और यहां पर 2x में से x कॉमन लेंगे तो पीछे 2 रह जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो दो टर्म है इनका पेयर बनाए या इनका जोड़ा बनाए और इनमें से कॉमन फैक्टर लेंगे। तो देखें, इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि 5 इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सकता है। तो मैंने 5 को कॉमन फैक्टर लिया। अब 5x में से 5 कॉमन लेंगे तो पीछे x आ जाएगा और 10 में से 5 को कॉमन लेंगे तो 10 पे आप 5 को डिवाइड कर दें तो 2 आपको मिलेगा। तो ये हमने जो दूसरे वाला पेयर था इससे भी कॉमन फैक्टर हमने मालूम कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें देखिए दो टर्म्स बन रही है, इसके दो पार्ट्स बन रहे हैं और ये जो दो टर्म है इनमें x+2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये कॉमन फैक्टर हो जाएगी। अब तो इसको हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें देखें, मैंने x+2 को कॉमन ले लिया, पीछे ये x और +5 रह गया तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व किया हमें ये आंसर मिला। इसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी इसमें ये जो मिडिल टर्म थी इसको हमने ब्रेक किया, दो पार्ट में तकसीम किया और उसके बाद हमने दो टर्म के जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम किया। लेकिन ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें ये रफ वर्क लाजमी करना है। ठीक है, जब आप ये रफ वर्क करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है और इसको हमने फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को यूज करके। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.7 में बताया था कि जब भी आपको इस तरह एक्सप्रेशन दी जाए फैक्टराइजेशन के लिए तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन आ रही हो। तो देखें, यहाँ पर 3 टर्म है और इन तीनों टर्म में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि सब में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो। ठीक है, तो अब चूंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन आ रही हो तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते होते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम इस तरह के एक्सप्रेशन में फिर दो टर्म का जोड़ा या पेयर बना लेते हैं और उन जोड़ों में हम कॉमन फैक्टर फाइंड करते होते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर 3 टर्म है, अब इसके जोड़े भी नहीं बन सकते। तो इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो मिडिल वाली टर्म है, ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसके 2 हिस्से बनाने पड़ेंगे। जब हम इस टर्म के 2 हिस्से बना देंगे तो टोटल हमारे पास 4 टर्म हो जाएंगी। तो फिर हम दो टर्म के 2 पेयर या 2 जोड़े बना के उसमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह हो जाएगा। तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है। इसमें ये जो मिडिल वाली टर्म होती है इसको 2 टर्म में ब्रेक कर दिया जाता है, 2 टर्म्स में तकसीम कर दिया जाता है। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने आपको पिछले चारों पार्ट में बताया कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ये पहली वाली टर्म
और तीसरी वाली टर्म, इसमें इन दोनों टर्म में अगर कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है या कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ रही है, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें। तो देखें, ये पहला स्टेप हम करते हैं, ये हमारा रफ वर्क है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने रफ वर्क लाजमी करना है, ठीक है, तब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें, तो अब यहां पर कोई भी कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं कि वेरिएबल के साथ जब कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी होती तो वहां पर वैल्यू 1 होती है। तो ये मैंने +1 लिखा और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो तीसरी टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू -8 है, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने 1 के साथ प्लस इसलिए डाला है कि यहाँ पर साइन कोई भी नहीं आ रहा, प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा। तो जब किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए मैंने +1 यहाँ पर कर दिया। अब +1 और -8 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको -8 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये -8 हमें मिला, यानी तो अब हमें ये जो नंबर मिला है -8, अब हमने नेक्स्ट दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं, दो ऐसे नंबर हमने फाइंड करने हैं कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 मिले, और अगर उन दोनों को आपस में हम ऐड करें तो हमें +2, यानी कि ये जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -8 मिले, और उनको आपस में ऐड करें या प्लस करें तो हमें +2 मिले, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। मुख्तलिफ ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -8 मिलता है। तो ये हमारा रफ वर्क है। अब यहाँ पर देखें, मुख्तलिफ नंबर हम ट्राई करते हैं। पहले मैं अगर +1 को अगर आप -8 से मल्टीप्लाई करें तो -8 मिल जाता है, ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर मिल गया। लेकिन अगर इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको +2 नहीं मिलता, तो हमारी जो दूसरी वाली कंडीशन है ये पूरी नहीं होती। तो उसके बाद अगर आप -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको -8 मिलता है, क्योंकि ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमें ये वाला नंबर मिल जाता है, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। और -2 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको +2 मिलेगा, यानी कि ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ये भी पूरी हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखें, -2 और 4 को अगर आप प्लस करेंगे, -2 + 4 लिखें तो ये आपको +2 मिल जाता है, क्योंकि 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि ये जो नंबर है ये भी हमें मिल जाता है। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 मिलता है, जिनको प्लस करें तो +2 मिलता है। हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। इसका मतलब है कि अब ये वाली जो टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको हम ब्रेक करेंगे इन दो नंबर्स के दरमियान, ठीक है। तो देखें, अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे और इसमें ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, इसके दो पार्ट करके लिखेंगे। देखिए, ये तो मैंने x2 लिख दिया, उसके बाद ये वाला -2 था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ मैंने x लिख दिया। उसके बाद ये +4 मैंने यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने x लिख दिया। अब इस मिडिल टर्म को हमने दो टर्म्स में ब्रेक कर लिया। अब ये जो दो टर्म मैंने लिखी है, इनको अगर आप वापस ऐड करें तो आपको ये +2x ही मिलेगा, यानी कि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और पीछे ये -8 था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह देखें, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है इसमें 4 टर्म बन गई हैं। अब हम दो टर्म का पेयर या जोड़ा बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो पहली दो टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बनाएंगे और इसमें से कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? x है, क्योंकि x यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैंने वेरिएबल x को कॉमन ले लिया। अब x को जब कॉमन लेंगे, x2 में से तो पीछे x रह जाएगा और यहाँ पर 2x में से x कॉमन जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन पुट करें। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा बनाएं, इनका पेयर बना के इनमें से कॉमन फैक्टर लेंगे। तो इनमें कॉमन फैक्टर 4 है, क्योंकि 4 इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाता है। तो मैंने 4 को यहाँ पर कॉमन फैक्टर के तौर पे लिखा। अब 4x में से 4 को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया और 8 में से 4 को कॉमन लेंगे, यानी कि 8 पे 4 को डिवाइड करें तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इन दो टर्म में से भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर मालूम कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है जिसमें कि दो टर्म्स आ रही हैं, इसके दो पार्ट्स बन गए और इन दोनों टर्म्स या दोनों पार्ट्स में x-2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू अब हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो देखिए, जब इसको आप कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो ये मैंने लिखा x-2, पीछे ये x और +4 बच जाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिला, ठीक है। इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड इसलिए कहते हैं कि हम ये जो मिडिल में जो टर्म होती है इसको हम ब्रेक करते हैं, उसके दो पार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम दो टर्म्स के पेयर बना के, जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये रफ वर्क थोड़ा करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी करनी है
और इसके लिए हमने मेथड यूज करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, इस मेथड से हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.7 में बताया था कि फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी करने के लिए, उसमें जो टर्म्स आ रही हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरका आ रही है। अगर ऐसी कोई वैल्यू होती है तो उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इन तीनों टर्म में कॉमन आ रही हो। ठीक है, तो अब चूंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इन तीनों टर्म में कॉमन आ रही हो, तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं और हम ये स्टेप पे हम ये करते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स होती हैं उनके हम जोड़े बना लेते हैं। हम दो दो टर्म्स को मिला के जोड़े या पेयर बना लेते हैं और उन पेयर में से कॉमन फैक्टर हम मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहां पर मसला यह है कि यहां पर अब तीन टर्म है। ठीक है, तो हम दो दो टर्म के जोड़े भी यहां पर नहीं बना सकते। उसके लिए हमें फिर ये करना पड़ेगा कि ये जो मिडिल वाली टर्म है, ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके हमें दो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जब हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे, इसके दो पार्ट बन जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी। तो फिर हम दो दो टर्म्स के दो पेयर बना लेंगे, दो जोड़े बना लेंगे और उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि जो पहला स्टेप होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए, उसमें हम ये करते हैं कि एक्सप्रेशन की जो पहली वाली टर्म होती है और जो तीसरी वाली टर्म होती है, इनमें अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है या कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये पहला स्टेप हम यहाँ पर, ये जो हमारा रफ वर्क एरिया है यहाँ पर हम करते हैं। देखें मैंने लिखा +1 इंटू -10, यानी कि ये जो पहली टर्म है, अब इसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। जब भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी भी नहीं होती तो वहां पर हम जानते हैं कि वैल्यू 1 होती है कोफिशिएंट की। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने 1 लिख दिया और इसके साथ प्लस इसलिए डाला कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा। जब किसी वेरिएबल या किसी टर्म के साथ साइन नहीं होता तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए ये मैंने +1 लिख दिया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये थर्ड टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है -10, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो +1 -10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -10 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं। 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। तो ये हमें एक नंबर मिला। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -10 मिले, और उन दो नंबर्स को अगर आपस में हम ऐड करें तो हमें +3, यानी कि ये जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि दो ऐसे नंबर चाहिए, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो -10 मिले और उनको आपस में हम ऐड करें तो +3 मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं उनकी कम्बिनेशन को ट्राई करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -10 हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा रफ वर्क है। यहाँ पर अब हम देखते हैं, देखें अगर आप 1 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो -10 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है। लेकिन इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो आपको +3 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखें कि -2 और 5 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो -10 मिलता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में हम ऐड करेंगे तो +3 मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, देखें -2 + 5 को अगर आप करते हैं, ये मैंने -2 लिखा +5 लिखा, इसको अगर आप आपस में ऐड करें तो आपको +3 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। तो इसका मतलब है ये दो वो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -10 मिलता है और जिनको आपस में ऐड करें तो +3 मिलता है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन जो है इन नंबर से पूरी हो जाती है। तो ये जो दो नंबर हमने मालूम किए हैं, हम ये जो मिडिल टर्म है, दरमियान वाली टर्म है, इसको अब इन दो नंबर्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। इस ये जो टर्म है इसके हम ये जो दो नंबर हमने मालूम किए इन नंबर के हिसाब से इसके हिस्से बना लेते हैं। तो देखें अब हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये y2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये वाला -2 मैंने यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने ये वेरिएबल y लिख दिया। उसके बाद ये +5 मैंने यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने ये वेरिएबल y लिख दिया। इस तरह ये +3y को हमने ब्रेक करके -2y और +5y में लिख दिया। अब ये जो दो मैंने टर्म यहाँ पर लिखी है, इनको अगर आपस में ऐड करें तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलती है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, पीछे ये -10 रह गया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बनी है, देखिए इसमें अब 4 टर्म बन गई हैं। तो अब हम दो दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम उस तरह बन गया। अगर आपको वहां पर वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं तो आप इसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब ये पहले दो टर्म का हम जोड़ा या पेयर बना के इसमें से कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर कौन सा है,
y वेरिएबल यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो हमने y को कॉमन ले लिया। अब जब y को कॉमन लेंगे y2 में से तो पीछे y रह जाएगा, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया, और 2y में से y कॉमन जाएगा तो पीछे 2 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दो टर्म्स हैं, इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें से हम कॉमन फैक्टर लेंगे। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? इनमें 5 कॉमन है, क्योंकि 5 इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर लिया, 5 y में से 5 को कॉमन ले तो पीछे y आ गया, और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया, और 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो 10 पे 5 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों टर्म्स का भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे मालूम कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इस पे दो टर्म्स बन गई हैं या इसके दो पार्ट्स बन गए, और इन दोनों पार्ट्स में y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो अब हम y माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने y माइनस 2 लिख दिया, पीछे y और प्लस 5 रह गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व किया, ये हमें आंसर मिला। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में हम क्या करते होते हैं कि ये जो मिडिल वाली टर्म होती है इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं, उसके बाद दो दो टर्म्स का पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर हम मालूम कर लेते हैं। इसके लिए ये आपने रफ वर्क लाजमी करना है, तभी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। जी, अब पार्ट 7 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहला स्टेप ये होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी करने के लिए, तो उसकी हम जो टर्म्स होती है वो देखते हैं, और हम देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि सारी टर्म्स में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू होती है तो हम उस वैल्यू को कॉमन वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, ये जो तीन टर्म आ रही है इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन हो या मुश्तरका हो। तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते होते हैं, और हम ये करते हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें दो दो टर्म्स के हम जोड़े या पेयर बना लेते हैं, और उन जोड़ों या उन पेयर्स में हम कॉमन फैक्टर मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, तो हम दो दो पेयर्स के जोड़े भी नहीं बना सकते। तो फिर इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो दरमियान वाली टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको हमें दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। जब हम इस टर्म को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो टोटल हमारी 4 टर्म हो जाएंगी। तो फिर हम दो दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे। यानी कि फिर हमारा जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 था, उस तरह बन जाएगा, तो हम उसको फिर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है। इसमें ये जो दरमियान वाली या मिडिल टर्म होती है इसको ब्रेक कर दिया जाता है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। तो देखें, अब इसको ब्रेक करने के लिए पहला स्टेप ये होता है, मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स बताया कि आपको जब इस तरह एक्सप्रेशन दी जाए तो एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म होती है और जो तीसरी टर्म होती है, इनमें कोफिशिएंट या कांस्टेंट की जो वैल्यूज आती है उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहला स्टेप है। तो देखें, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा रफ वर्क है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, अब ये यहाँ पर ये पहली जो टर्म है इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? 25 है, तो ये मैंने 25 लिख दिया, इसके साथ प्लस लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी टर्म या वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं होता तो उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस 25 लिख दिया, और इनटू इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हमारी जो तीसरी टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है? -2 है, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है कि हमने पहली टर्म और तीसरी टर्म में कांस्टेंट या कोफिशिएंट की जो वैल्यूज आती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक नंबर हासिल करना है। देखें, 25 प्लस 25 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -50 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं, और 2 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। तो ये हमें एक नंबर मिला। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको के आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -50 मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें, प्लस करें, तो हमें +5 मिले। यानी कि ये जो मिडिल टर्म है इसमें ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, दो ऐसे नंबर हमें चाहिए कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -50 मिले, और अगर उनको आपस में हम ऐड करें तो हमें +5 मिले। तो देखें, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब ये हमारा रफ एरिया है, यहाँ पर देखें मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकती है, मुख्तलिफ ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपको -50 मिल सकता है। मिसाल के तौर पे 1 को -50 से मल्टीप्लाई करें तो -50 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है। लेकिन ये दो नंबर अगर आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये +5 नहीं मिलेगा। इसी तरह 2 -25 से मल्टीप्लाई करें तो -50 मिल जाता है, यानी कि जो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन ये दो नंबर अगर आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये +5 नहीं मिलेगा, तो फिर हमारी दूसरी कंडीशन इस सूरत में भी पूरी नहीं होती। तो देखें, ये जो दो नंबर है -5 और 10, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको -50 मिल जाता है। ठीक है, और अगर इन दो नंबर्स को आपस में आप प्लस करेंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखें, इनको अगर हम प्लस करते हैं, -5 + 10 तो हमें +5 मिल जाता है।
तो इस तरह इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर मिल जाता है, और इन दो नंबर्स को आप प्लस करें या ऐड करें तो आपको ये वाला नंबर मिल जाता है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। तो ये वो दो नंबर हैं जिनकी हमें तलाश थी, ठीक है। ये दो नंबर हमारी कंडीशन को पूरा करते हैं। तो हम ये करेंगे कि ये जो दो नंबर हैं, ये जो मिडिल टर्म है, इसको हम इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इस मिडिल टर्म के हम दो हिस्से बना लेंगे, ये जो दो नंबर हमने मालूम किए हैं इनको यूज करते हुए। तो देखें, अब इस एक्सप्रेशन को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, ये तो 25x2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट मैंने ये -5 यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने ये वाला x लिख दिया। उसके बाद ये +10 मैंने यहाँ पर लिखा और इसके साथ ये x मैंने लिख दिया। तो ये जो मिडिल टर्म थी या दरमियान वाली टर्म थी, इसको हमने दो टर्म्स में ब्रेक कर लिया। अब ये जो दो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हैं, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो वापस आपको 5x ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह लिखना या इस तरह लिखना एक ही बात, ठीक हो गया। उसके बाद ये -2 आप यहाँ पर लिख दें। अब आपके पास देखें 4 टर्म बन गई हैं। तो अब आप दो टर्म्स का पेयर या जोड़ा बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यानी कि अब आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 था उसकी तरह बन गया, ठीक है। अगर आपने वहां पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये भी आपको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखें, पहले जो दो टर्म्स हैं इनका हम पेयर या जोड़ा बनाते हैं और इनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखें, इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, इसमें देखें पहले जो कोफिशिएंट वैल्यूज आ रही हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, इनमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 5 जो है 25 को भी डिवाइड करता है और 5 को भी डिवाइड करता है। तो 5 मैंने कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिखा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल पीछे रह गए, तो देखें यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है। इसका मतलब है कि वेरिएबल x कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर ये x लिख, ठीक है। तो इस तरह 5x हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में। जो कॉमन फैक्टर था वो 5x हो गया। अब देखें 5x को हम कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, 25 में से 5x कॉमन लेंगे तो 25 पे 5 डिवाइड होगा 5 टाइम, और x2 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया, और 5x में से 5x को कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पर पुट किया। अब ये जो दो आखिरी दो टर्म है, इनका हम पेयर या जोड़ा बना के इनमें से कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो देखें, इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 जो है इस टाइम पे भी डिवाइड होता है और ये जो 2 है इसमें भी डिवाइड होता है। तो मैंने 2 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब 2 को जब कॉमन फैक्टर लेंगे 10x में से, तो 2 10 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, साथ में ये x आ गया, और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन पुट कर दें, और इस 2 पे ये 2 डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। देखिए, अब इसमें दो टर्म बन गई हैं, इसके दो पार्ट्स बन गए, और दोनों पार्ट्स के दोनों टर्म में 5x - 1 कॉमन आ रहा है। ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो अब हम 5x - 1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप 5x - 1 को कॉमन ले लें, पीछे 5x और +2 रह जाता है, ये आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। ये 5x + 2 लिख दिया। तो इस तरह ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी तजज़ी हमने की मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से, तो हमें ये आंसर मिला। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। जी, अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। इस एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स आती हैं, हमने ये देखना होता है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है तो हम उसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है उसमें हम दो टर्म्स का जोड़ा या पेयर बना के उन जोड़ों में या उन पेयर्स में हम कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, तो यहाँ पर हम जोड़े भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो दरमियान वाली टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। जब हम इस टर्म को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो टोटल हमारे पास 4 टर्म बन जाएगी। तो फिर हम दो टर्म्स का पेयर या जोड़ा बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम इजीली फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है, कि इसमें ये जो मिडिल या दरमियान वाली टर्म होती है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए पहला स्टेप मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताता आया हूं कि उसके लिए आपने ये करना है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी इसमें आपने पहली टर्म और तीसरी टर्म को देखना है। इसमें अगर कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो भी वैल्यूज हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ये पहला स्टेप है। तो देखें, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा रफ वर्क है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये रफ वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। तो देखें, अब यहाँ पर जो पहली टर्म है इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 6 है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। इसके साथ प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी वैल्यू या टर्म के साथ प्लस या माइनस लिखा हुआ नहीं होता तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए मैंने +6 लिख दिया। और इनटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो तीसरी टर्म है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू -5 है, तो उसको मैं -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब +6 -5 को मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है 30, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं और 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा।
तो देखें अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये -30 मिले, और उन दो नंबर्स को आपस में हम प्लस करें या ऐड करें तो हमें +13 मिलना चाहिए। दो ऐसे नंबर चाहिए, ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूं। दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करें तो हमें +13 मिले, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है, हमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से नंबर्स को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे नंबर हो सकते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको -30 मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा आपको रफ वर्क में काम करना पड़ेगा। तो देखें अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। देखें 1 को -30 से मल्टीप्लाई करें तो -30 आ जाता है। तो ये जो हमें ये वाला नंबर है ये तो हमें मिल गया, यानी कि हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। लेकिन इन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको +13 नहीं मिलेगा। इसी तरह 3 और -10 को मल्टीप्लाई करें तो आपको -30 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। लेकिन इन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको +13 नहीं मिलेगा। इसी तरह 6 -5 को मल्टीप्लाई करें तो -30 हो जाता है, लेकिन ये नंबर अगर आपस में ऐड करेंगे तो आपको +13 नहीं मिलेगा। अब देखें ये जो दो नंबर है -2 और +15, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो -30 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। और इन दो नंबर्स को अगर आपस में आप ऐड करें, यहाँ पर हम देखते हैं इनको अगर आपस में हम ऐड करते हैं या प्लस करते हैं तो हमें देखें +13 मिल जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर है ये उस कंडीशन को पूरा करते हैं कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर मिलता है, और इनको अगर हम आपस में ऐड करें या प्लस करें तो हमें +13 मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दो नंबर अब हम यूज करेंगे, ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो हम ये जो मिडिल टर्म है इसके दो हिस्से बना लेंगे, उसके लिए हम ये दो नंबर यूज करेंगे। देखें अभी मैं आपको एक्सप्रेशन में दिखाता हूं कि हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये तो मैंने 6x2 लिख दिया, ठीक है। अब हम ये 13x को ब्रेक करेंगे -2 और +15 में। तो देखें ये वाला -2 मैंने यहाँ पर लिखा और उसके साथ ये वाला x लिख दिया, उसके बाद ये +15 मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ ये वाला x लिख दिया। तो ये हमने +13x को ब्रेक कर लिया इन दो टर्म्स में। अब अगर इन दो टर्म्स को आप ऐड करेंगे, इनको आपस में सम करेंगे तो आपको वापस यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात, ठीक है। उसके बाद आप ये -5 यहाँ पर लिख दें। तो अब आपके पास देखें ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें 4 टर्म बन गई है। तो अब आप दो दो टर्म्स का जोड़ा या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं, यानी कि अब आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल उस तरह बन गया। अगर आपने वहां पर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए तो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें पहली जो दो टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बनाते हैं और इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें इनमें जो कॉमन फैक्टर आएगा, पहले ये जो नंबर्स हैं, ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज है, इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है 6 को भी डिवाइड करता है और इस 2 को भी डिवाइड करता है, तो मैंने 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल में देखें तो यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो इसका मतलब है वेरिएबल x जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो ये मैंने इसको भी कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2x जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन दोनों टर्म्स में। तो ये मैंने 2x कॉमन फैक्टर लिया। अब 6x2 में से 2x को आप जब कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो 2 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, और x2 में से कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन पुट करें और 2x में से 2x कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें से हम कॉमन फैक्टर लेंगे। तो इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है, क्योंकि 5 15 को भी डिवाइड करता है और 5 को भी डिवाइड करता है। तो मैंने 5 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब 15x में से 5 कॉमन लेंगे तो 5 15 पे डिवाइड होगा 3 टाइम और साथ में ये x आ गया। फिर ये माइनस का साइन पुट कर दें और यहाँ पर ये 5 में से 5 को कॉमन लेंगे तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें देखिए अब दो टर्म बन गई हैं या इसके दो पार्ट्स बन गए, और दोनों पार्ट्स या दोनों टर्म में 3x माइनस 1 ये जो वैल्यू है ये कॉमन है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। तो अब हम इस वैल्यू को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो इसको जब आप कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो देखिए मैंने 3x माइनस 1 इसको ले लिया। उसके बाद पीछे 2x और +5 रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से तो ये हमें आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 9 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है और इसके लिए हमने मेथड यूज करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें फैक्टराइजेशन या तजज़ी के लिए पहला स्टेप ये होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है जिसको हमने फैक्टराइज करना होता है उसकी जो टर्म्स होती हैं हम देखते हैं कि उन टर्म्स में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि सारी टर्म्स में कॉमन आ रही हो, ठीक है। अगर ऐसी कोई वैल्यू होती है तो हम उस वैल्यू को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। लेकिन यहां पर देखें 3 टर्म है और इन तीनों टर्म में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन आ रही हो, ठीक है। तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं और हम दो दो टर्म्स का पेयर या जोड़ा बना के उन जोड़ों में से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर अब 3 टर्म है टोटल, तो यहाँ पर हम जोड़े भी नहीं बना सकते दो दो टर्म के।
तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो दरमियान वाली टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको हमें दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। जब हम इस टर्म को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो टोटल हमारे पास 4 टर्म हो जाएंगी। तो फिर हम दो दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह बन जाएगा, तो फिर हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें ये जो मिडिल वाली टर्म होती है या दरमियान वाली टर्म होती है, इसको दो टर्म्स में तकसीम कर दिया जाता है, दो टर्म में ब्रेक कर दिया जाता है। तो देखें, इस मेथड से फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि इसमें पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाती है, आपने उस एक्सप्रेशन की पहली टर्म को देखना है और जो आखिरी वाली टर्म है उसको देखना है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में कोफिशिएंट या कांस्टेंट की जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा पहला स्टेप है। तो देखिए, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा रफ वर्क है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये रफ वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। तो देखें, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू पहली टर्म में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद मैंने प्लस लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी वैल्यू या टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने +2 लिख दिया। और उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने इंटू यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल दिया। और अब ये तीसरी टर्म में हमारे पास वैल्यू है -3, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर ये मैंने पुट कर दी। तो इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -6 मिले, और उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करें या प्लस करें तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म के साथ जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है कोफिशिएंट की, हम जानते हैं कि जब वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती तो इसका मतलब है कि वहां पर वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो -6 मिले, और उन दो नंबर्स को आपस में जब ऐड करें हम तो हमें +1 मिले। ठीक है, तो देखें, इसके लिए थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये हमारा रफ वर्क है। यहाँ पर अब देखें, मुख्तलिफ ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -6 मिले। अब देखें, हम देखते हैं कौन कौन से नंबर इस तरह हो सकते हैं। देखें, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको -6 मिलता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर आप इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे तो आपको +1 यानी कि जो कोफिशिएंट वैल्यू है यहाँ पर मिडिल टर्म की, ये वाली वैल्यू आपको नहीं मिलती। तो फिर अगर आप 3 और -2 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको ये -6 मिल जाता है। ठीक हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। और अगर इन दो नंबर्स को आपस में आप ऐड कर लेते हैं, देखिए हम इनको ऐड करते हैं, तो ये -2 + 3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा +1। ठीक है, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है +1, ये हमें मिल जाती है। इसका मतलब है कि ये दो वो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -6 मिल गया, और इन दो नंबर्स को आपस में प्लस किया हमने तो यहाँ पर +1, ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू भी मिल गई। तो ये नंबर हमारी दोनों कंडीशन को पूरा करते हैं। तो हम अब इन दो नंबर को यूज करेंगे और ये जो मिडिल टर्म आ रही है इसको अब हम ब्रेक करेंगे, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूं हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी, इसको ब्रेक करने के बाद वो इस तरह बन जाएगी। ये 2x4 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, ये -2 है तो ये मैंने -2 लिखा, और इसके साथ ये जो x2 है ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये +3 है तो ये मैंने +3 लिख दिया, और इसके साथ ये x2 मैंने लिख दिया। तो ये हमने ये जो मिडल वाली टर्म थी, दरमियान वाली टर्म थी, इसको दो टर्म्स में ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दो टर्म मैंने लिखी है इनको अगर आपस में वापस आप ऐड करेंगे तो आपको x2 ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक है, पीछे ये -3 रह गया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसमें टोटल 4 टर्म आ गई। ठीक है, तो अब हम दो दो टर्म्स के जोड़े या पेयर बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल उस तरह बन गया। अगर आपको वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखें, इसमें जो पहली दो टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बनाते हैं और इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें, इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, अब देखें ये 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये 2 मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया। उसके बाद वेरिएबल x इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। लेकिन हम कौन से वाला x कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, जिसकी पावर कम है। तो यहाँ पर इसकी x की पावर 2 है, यानी कि इस पावर से कम है, तो मैंने x की पावर 2 को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। तो ये हमारा 2x2 ये कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों टर्म्स के लिए। अब इसको कॉमन लें तो 2x4 में से 2x2 कॉमन लेंगे तो पीछे x2 रह जाएगा। उसके बाद ये माइनस का साइन पुट करें, और 2x2 में से 2x2 कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन पुट करें। अब ये जो दो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें से हम कॉमन फैक्टर लेंगे, तो इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 3 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब 3x2 में से 3 कॉमन जाएगा तो x2 रह जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया, और 3 में से 3 को कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाता है। ठीक है,
अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें देखें दो टर्म्स बन गई हैं या इसके दो पार्ट्स बन गए हैं, और इन दोनों पार्ट्स या इन दोनों टर्म में x-1 ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। इसका मतलब है ये वैल्यू अब कॉमन फैक्टर बन जाएगी। तो हम इसको कॉमन फैक्टर के तौर पर जब लेंगे तो हमारे पास देखेंगे मैंने x2-1 इसको कॉमन फैक्टर ले लिया, और पीछे ये 2x2 और +3 रह गया था, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी तजज़ी की और इसके लिए हमने मेथड यूज किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 10 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो देखें इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए जो पहला स्टेप होता है उसमें हमने ये देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सारी टर्म में मुश्तरिका या कॉमन आ रही हो। अगर ऐसी कोई वैल्यू होती है तो उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है जो कि इन तीनों टर्म में कॉमन आ रही हो। तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं और हम ये करते होते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स होती हैं उन दो टर्म्स को मिला के हम जोड़े या पेयर्स बना लेते हैं, और उन जोड़ों या उन पेयर्स में से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर टोटल टर्म 3 है, तो यहाँ पर हम जोड़े या पेयर भी नहीं बना सकते। तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इस टर्म में ये जो दरमियान वाली टर्म आ रही है, जो मिडिल टर्म आ रही है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको हमें दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। जब हम इस टर्म को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म बन जाएगी। तो फिर हम दो टर्म का पेयर या जोड़ा बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें ये दरमियान वाली ये मिडिल टर्म होती है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो अब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से ये जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पहला स्टेप बताया है, पिछले हर पार्ट में बताता रहा हूं कि आपने ये करना है कि एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म है और जो तीसरी टर्म है इनको देखना है, इनमें अगर कोफिशिएंट या कांस्टेंट अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना। ये आपका पहला स्टेप है। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा रफ एरिया है, ये हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें अब ये पहली टर्म में कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और इसके साथ मैंने प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस लिखा हुआ नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने +2 लिख दिया। ठीक है, और इनटू इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, ये जो तीसरी टर्म में वैल्यू आ रही है -5, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 -5 से मल्टीप्लाई होकर -10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -10 मिले, और उन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें प्लस करें तो हमें -3 मिले। ठीक है, तो देखें इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे नंबर हो सकते हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको -10 मिले। ठीक है, तो अभी हमारा रफ एरिया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको -10 मिले। तो देखें अगर 1 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो -10 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, लेकिन इन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको -3 नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि जो दूसरी कंडीशन हमारी पूरी नहीं करते ये दो नंबर, तो फिर हम ये दो नंबर ट्राई कर लेते हैं। अब 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -10 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल गया, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। और अगर 2 और -5 को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखें -5 + 2 करेंगे तो आपको -3 मिलेगा, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, 5 जो कि 2 से बड़ा है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर को जब हमने ऐड किया तो -3, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है, ये जो मिडिल टर्म की जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू है ये हमें मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर हैं, ये दो नंबर ये पहली वाली कंडीशन को भी पूरा करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो -10 मिलता है, और ये नंबर हमारी दूसरी वाली कंडीशन को भी पूरा करते हैं कि इनको अगर आप ऐड करें तो आपको -3 मिल जाता है। ठीक है, तो हम फिर ये जो दो नंबर है इनको यूज करेंगे और ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इसके हम दो हिस्से बना लेंगे। तो देखें अब जब इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें ये 2l² तो मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये +2 मैंने यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने इस l को लिख दिया, उसके बाद ये -5 मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ मैंने यहाँ पर ये l लिख दिया। ठीक है, तो ये जो मिडिल टर्म थी -3l, इसको हमने ये दो टर्म में ब्रेक कर लिया। अब ये जो दो टर्म मैंने लिखी हैं इनको अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको -3l ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक हो गया, उसके बाद ये -5 था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास देखें जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें टोटल 4 टर्म बन गई हैं। तो अब आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि अब जो ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह बन गया। अगर आपने वहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व किए तो अब आप इसको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें ये जो पहली दो टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बनाएंगे और इनमें कॉमन फैक्टर हम पहले फाइंड करते हैं। तो देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो एक तो 2 कॉमन हो गया, दूसरा ये वेरिएबल एल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो वेरिएबल एल को मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया। ठीक है, तो ये 2l कॉमन फैक्टर हो गया इन दो टर्म्स में। अब 2l में से 2l कॉमन जाएगा तो पीछे l रह जाएगा, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और 2l में से 2l को कॉमन लेंगे तो पीछे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब ये जो दो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें हम कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, तो मैंने 5 को यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिख लिया। और अब 5l में से 5 कॉमन जाएगा तो पीछे l रह जाएगा और उसके बाद ये माइनस मैंने चेंज कर दिया प्लस साइन के साथ, क्योंकि मैं आपको इस एक्सरसाइज में और पिछली एक्सरसाइज में भी डिटेल से बार बार बताता रहा हूं कि जब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा होता है तो फिर जो साइन हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है उसको आपने चेंज कर देना है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको मैंने प्लस कर दिया, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो उसको चेंज करके मैं माइनस कर लेता। ठीक है, और उसके बाद इस 5 में से 5 को कॉमन लेंगे यानी कि 5 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसमें दो टर्म बन गई है, इसके दो पार्ट्स बन गए हैं और इन दोनों पार्ट्स या इन दोनों टर्म में l+1 ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, इसका मतलब है ये अब कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हम इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे जब लेंगे तो देखें ये मैंने l+1 इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, पीछे ये 2l और -5 रह जाते हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी की तो ये मैं इसका आंसर मिला और इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने मेथड कौन सा यूज किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक हो गया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड इसको क्यों कहते हैं कि हमने इसमें जो दरमियान वाली टर्म थी, जो मिडिल टर्म थी, इसको हमने ब्रेक किया, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो जाता है। जी, अब पार्ट 11 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स आ रही होती हैं हमने ये देखना होता है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन आ रही है या मुश्तरका आ रही है। अगर ऐसी कोई वैल्यू होती है तो उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें ये जो तीन टर्म है इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि तीनों टर्म में कॉमन आ रही हो। ठीक है, तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं और हम ये करते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स आती हैं हम दो दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना लेते हैं और उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है तो यहाँ पर हम पेयर या जोड़े भी नहीं बना सकते। तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन में ये जो दरमियान वाली टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसके हमें दो हिस्से बनाने पड़ेंगे। जब हम इस टर्म को ब्रेक कर लेंगे तो टोटल हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म बन जाएंगी। तो फिर हम दो दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनको हम फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है फिर एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल उस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखें मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम ये करते होते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसकी आपने पहली वाली टर्म देखनी है और तीसरी वाली टर्म या आखिरी वाली टर्म देखनी है। इन दोनों टर्म में कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा रफ वर्क है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये रफ एरिया में कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर ये जो पहली टर्म है कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 है, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया और इसके बाद मैंने प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन लिखा हुआ नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने +10 लिख दिया। और इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जो तीसरी टर्म है इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है -3, इसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो +10 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -30 मिलेगा। ठीक है, अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको -30 मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको -13 मिलना चाहिए। यानी कि जो मिडिल टर्म है इसमें ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, दो ऐसे नंबर अब आपको चाहिए कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -30 मिले और उन दो नंबर्स को आपस में आप ऐड करें तो आपको -13 मिले। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए हमें। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, यहाँ पर हम मुख्तलिफ नंबर्स को ट्राई करेंगे, मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकती है जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो -30 मिलता है। तो देखें अब अगर हम देखें मिसाल के तौर पे 1 -30 से मल्टीप्लाई करें तो -30 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। लेकिन ये दो नंबर अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको ये वाला नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है दूसरा नंबर ट्राई करें, 3 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो -30 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। लेकिन ये दो नंबर आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये -13 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम ये दो नंबर ट्राई कर लेते हैं, 2 और -15।
इनको मल्टीप्लाई करें तो -30 मिलता है, और ये दो नंबर अगर आपस में आप ऐड करते हैं, हम ऐड करके देखते हैं, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा -15 + 2। इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो आपको -13 मिलेगा, क्योंकि 15 में से 2 को माइनस करें तो 13 आता है, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का 15, जो कि 2 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करें तो -30 मिल जाता है, और इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करें तो -13 मिल जाता है। हमारी दोनों कंडीशन ये नंबर पूरी करते हैं, तो हम इन नंबर्स को यूज करके ये जो मिडिल टर्म है इसको अब ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसके दो हिस्से बनाएंगे। तो देखें, अब इस टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब इसमें ये 10m² मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखें ये जो +2 है ये मैंने यहाँ पर लिखा, और इसके साथ मैंने ये m लिख दिया। उसके बाद ये -15 मैंने यहाँ पर लिखा, और इसके साथ मैंने ये वाला m लिख दिया। तो हमने इस टर्म को दो टर्म में ब्रेक कर लिया। अब ये जो दो टर्म मैंने लिखी है, +2m और -15, इनको अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको -13m ही मिलेगा, यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, एक ही बात। ठीक हो गया। पीछे ये -3 रह गया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है जिसमें कि टोटल 4 टर्म आ गई हैं। तो अब आप दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यानी कि अब आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल उस तरह बन गया। अगर आपने वहां पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम ये जो पहली दो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें से पहले कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखें, इनमें कॉमन फैक्टर हम मालूम करेंगे तो पहले ही जो नंबर्स आ रहे हैं, जो कोफिशिएंट वैल्यूज आ रही है, इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सके। तो 2 वो नंबर है जो कि इस 2 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है। तो एक तो 2 हो गया कॉमन फैक्टर। पीछे वेरिएबल रह गए, तो वेरिएबल देखें m यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम m को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो ये 2m हमने कॉमन फैक्टर ले लिया इन दोनों टर्म में से। अब इसको कॉमन लेंगे तो 10m² में से 2m को जब कॉमन लेंगे तो 2 10 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, और m2 में से m कॉमन लेंगे तो पीछे m रह जाएगा। पीछे ये प्लस का साइन मैंने पुट किया, और उसके बाद 2m में से 2m कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर पुट करें। अब ये जो दो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बनाएं, ठीक है, और उसमें से कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, क्योंकि 3 इस 15 को भी डिवाइड करता है और इस 3 को भी डिवाइड करता है। तो मैंने 3 को कॉमन फैक्टर ले लिया, और 15m में से 3 को कॉमन लेंगे तो 15 पे 3 डिवाइड होता है 5 टाइम, और साथ में ये m आ गया। और ये जो माइनस का साइन है इसको मैंने चेंज कर दिया प्लस के साइन के साथ, क्योंकि मैंने आपको पीछे पार्ट में बताया कि जब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा होता है तो फिर जो साइन हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है उसको आपने चेंज कर देना है। यहाँ पर माइनस था, मैंने प्लस कर दिया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं उसको माइनस कर देता। ठीक है, और उसके बाद 3 में से 3 को कॉमन लेंगे, यानी कि इस 3 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। देखें, इसमें दो टर्म बन गई है, इसके दो पार्ट्स बन गए, और इन दोनों पार्ट्स या इन दोनों टर्म में 5m+1 जो है ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब आप इसको कॉमन ले लें, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5m+1, पीछे ये 2m और -3 रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 11 कंप्लीट हो जाता है। जी, अब पार्ट 12 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है या इसकी हमने तजज़ी बनानी है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें, फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी करने के लिए पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं, हमने देखना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो। अगर ऐसी कोई वैल्यू होती है तो उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये 3 टर्म है, इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन आ रही हो। तो अब फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। तो दूसरे स्टेप में हम ये करते होते हैं कि हमें एक्सप्रेशन में जो टर्म्स दी जाती हैं, हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम करते होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, तो यहाँ पर हम दो टर्म के पेयर भी नहीं बना सकते हैं। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन में जो दरमियान वाली टर्म आ रही है, जो मिडिल टर्म है, ठीक है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसके हमें 2 हिस्से करना पड़ेंगे। जब हम इस टर्म को ब्रेक कर लेंगे 2 हिस्सों में तो टोटल हमारे पास 4 टर्म बन जाएंगी। तो फिर हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। यानी कि हमारा फिर क्वेश्चन जो है, जो एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल उस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, हम इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने ये करना होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें आपने पहली टर्म को देखना है और आखिरी या तीसरी वाली टर्म को देखना है। ठीक है, अब इनमें अगर कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो भी वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। ये हमारा रफ एरिया है, आपने रफ वर्क लाजमी करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखें, अब ये पहली जो टर्म है इसमें कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, 14 है, तो यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया और इसके साथ मैंने प्लस का साइन डाल दिया,
क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। इसलिए मैंने ये +14 लिख दिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो थर्ड टर्म है इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 5, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये +14 और +5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको +70 मिल जाएगा, या आप सिर्फ इसको सिर्फ 70 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला स्टेप कर लिया। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये +70 मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें या प्लस करें तो हमें -37, यानी कि ये जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको +70 मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करें तो हमें -37 मिले। तो देखें, अब इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये हमारा रफ एरिया, यहाँ पर हम देखते हैं मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकती हैं, जिनको के मल्टीप्लाई करें तो आपको +70 मिलेगा। देखें अभी कौन कौन सी कम्बिनेशन हो सकती है, हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करेंगे। पहले देखें, 1 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 70 या +70 मिलता है। ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। लेकिन 1 और 70 को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो आपको -37 नहीं मिलेगा। तो फिर ये जो दो नंबर है ये हमारी पहली कंडीशन तो पूरी करते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन को पूरी नहीं करते। तो हम ये नंबर अगर ट्राई करें, 7 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 70 मिलता है, यानी कि ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन 7 और 10 को ऐड करेंगे तो ये 17 आ जाता है, लेकिन हमें -37 चाहिए। तो फिर हम ये करते हैं कि ये जो दो नंबर है -2 और -35, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको +70 मिलता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 70 हो जाता है। ठीक है, तो आप +70 लिखें या सिर्फ 70 लिखें, ठीक हो गया। तो ये हमारी पहली कंडीशन पूरी कर लेते हैं। और अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में हम ऐड करें, हम देखें ऐड करके देखते हैं, तो ये मैंने लिखा -2 प्लस -35। ठीक है, इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे तो ये 2 और 35 आपस में ऐड होगा तो 37 हो जाएगा, और दोनों चूंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो आप आंसर में माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें ये जो दो नंबर है इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 70 मिला, और इनको जब हमने आपस में ऐड किया तो -37 मिला, यानी कि ये दो वो नंबर हैं जो कि हमारी कंडीशन को पूरी करते हैं। तो अब हम ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करेंगे ये दो नंबर को यूज करते हुए। ठीक है, तो देखें अब इस टर्म को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये देखें 14m² तो मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद मैंने ये वाला -2 यहाँ पर लिख दिया, और इसके साथ मैंने ये वाला m लिख दिया, फिर मैंने ये वाला -35 यहाँ पर लिख दिया, और इसके साथ मैंने ये वाला m यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह हमने -37m को इन दो टर्म में ब्रेक कर लिया। अब ये जो दो टर्म मैंने लिखी हैं इनको अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको -37 ही मिलेगा। तो इससे मतलब है आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक हो गया, पीछे ये +5 रह जाता है, इसको आप यहाँ पर लिखें। अब देखें आपके पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें अब 4 टर्म बन गई है, तो अब आप दो दो टर्म्स का पेयर या जोड़ा बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यानी कि अब आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल उस तरह बन गया। अगर आपने वहां पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें ये जो पहली दो टर्म है इनका हम जोड़ा या पेयर बनाते हैं और इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें पहले ये यहाँ पर ये जो नंबर्स आ रहे हैं 14 और 2, ये जो कोएफिशिएंट वैल्यूज है इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इस 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 14 को भी डिवाइड कर सकता है। तो एक तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2। पीछे ये वेरिएबल है, वेरिएबल देखें m यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैंने m को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। तो इस तरह ये 2m हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब पहली टर्म में से 2m को कॉमन लेंगे तो 14 पे 2 डिवाइड होता है 7 टाइम, और m² में से m कॉमन जाएगा तो पीछे m रह जाएगा, फिर ये वाला माइनस का साइन पुट कर दें, और अब 2m में से 2m कॉमन लेंगे तो पीछे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन पुट कर दें, और अब ये जो दो टर्म है इनका आप पेयर या जोड़ा बना के उनमें से कॉमन फैक्टर लें। तो देखें इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 इस 35 को भी डिवाइड करता है और इस 5 को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अब 5 35 पे डिवाइड होता है 7 टाइम, साथ में ये मैंने m लिख दिया, और उसके बाद ये जो प्लस का साइन है इसको मैंने चेंज कर दिया माइनस के साइन के साथ, क्योंकि मैं आपको पीछे मुख्तलिफ पार्ट्स में बताता आया हूं कि जब ब्रैकेट से पहले बाहर यहाँ पर अगर माइनस का साइन आ रहा हो तो फिर जो साइन हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है उसको हमने चेंज कर लेना होता है। यहाँ पर प्लस था, मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर अगर माइनस होता उसको मैं प्लस कर देता। ठीक हो गया, और फिर ये 5 में से 5 को कॉमन लेंगे, यानी कि 5 पे 5 डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें देखें अब दो टर्म बन गई हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स बन गए, और इन दोनों पार्ट्स या इन दोनों टर्म में 7m-1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन बनेगी ये देखें मैंने 7m-1 इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, पीछे 2m और -5 रह जाते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा
पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.8 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।